हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से। मैं हूँ लोकू जायसवाल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय आंदोलन से ही संबंधित है। पिछले अभी तक के 9 वीडियो में हमने ये देखा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो 3 चरणों में हमको पढ़ना था, उनमें से हमने 2 चरणों को पढ़ लिया। प्रथम चरण को हमने पढ़ लिया जो कांग्रेस की स्थापना 1885 से लेकर 1905 तक लगभग चलता है। दूसरे चरण को हमने देखिए अभी कल के वीडियो में समाप्त कर लिया आसानी से। आज हम तीसरे चरण के बारे में पढ़ेंगे। तीसरे चरण में जो सबसे प्रमुख नेता होते हैं या बोल ले भारतीय राजनीति जिस आदमी के आगे पीछे दौड़ेगा, आप देखेंगे बेसिकली घूमेगा, वो गांधी जी हैं। एक ऐसे शख्सियत जो इसका तीसरा चरण है ना, इन्हीं शख्सियत को समर्पित है। इन्हीं के द्वारा देखेंगे बहुत सारे कार्य किए जाएंगे और एक नई धार, नई ऊर्जा और जनता को जोड़ने का प्रयास किया जाएगा और यह सफल भी होंगे। और यह प्रक्रिया तीसरे चरण की तब तक चलेगी जब तक भारत को आज़ादी ना मिल जाए। इस दौर में हम देखेंगे बाद के वीडियो में। अभी हम राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ रहे हैं। क्रांतिकारी लोग भी आते हैं इसमें, बहुत सारे विचारधारा वाले, समाजवादी विचारधारा वाले, कम्युनिस्ट विचारधारा वाले सब लोग आते हैं। लेकिन इसमें जो मेन भूमिका तीसरे चरण में होती है वो गांधी जी की होती है। तो चलिए चर्चा करते हैं। गांधी जी, जैसा कि आप उनके अभी तक बुढ़ापे का फ़ोटो तो बहुत लोगों के द्वारा देखा होगा। आपको हम जब ये हैंडसम लगते थे, मतलब इनके एकदम नौजवान शरीर था तो कुछ ऐसे दिखते थे। गांधी जी का फ़ोटो ये है। अभी ना सोचिएगा गांधी जी कैसे थे, तो आपको दिखा रहे हैं जवानी का इनका है। ऐसे दिखने में गांधी जी थे और काफ़ी हैंडसम भी लग रहे थे। गांधी जी, इनका जो तीसरा कार्यकाल है 1920 से 1947 तक अर्थात आज़ादी तक चलेगा। अब इनके बारे में हम कुछ बातें कर लेते हैं, बेसिक बातें जो हमको जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो है सत्याग्रह। यहाँ देखिए सत्याग्रह का जो सिद्धांत है, इनका सत्याग्रह का सिद्धांत देखेंगे बाद में, सत्याग्रह सुनेंगे तो किस पे आधारित था, वो कहाँ से आया इनका सिद्धांत। तो इनका कोई खोजा हुआ हथियार नहीं था। सत्याग्रह का सिद्धांत जो था, ये बेसिकली चीज़ों को जब गहन अध्ययन करते थे तो उसमें से जो चीज़ें सार तत्व के रूप में निकल के आती थी, विचार के रूप में, उसे वो प्रैक्टिकली करते थे। अगर उसमें कुछ मॉडिफाई करना होता था तो उसको मॉडिफाई भी करते थे। इससे वो गिरोज भी नहीं आते थे। और इनका मानना था कि समय के साथ अगर हम चीज़ों को कॉन्सेप्ट के साथ साथ उसको हम प्रयोगात्मक ढंग से देखेंगे तो काफ़ी अच्छे ढंग से हम उसका प्रयोग कर सकेंगे। और सत्याग्रह का सिद्धांत अपनाया। सत्याग्रह का मतलब इसमें 2 शब्द जुड़े हैं, एक सत्य जुड़ा है, एक अहिंसा। शब्द नहीं बोल सकते हैं, 2 सिद्धांत हैं इसके अंतर्गत, एक सत्य है, एक अहिंसा। तो ये जो सत्य है ना, यजुर्वेद में बोला गया है ऐसा कि ईश्वर ही सत्य है। तो गांधी जी जब यजुर्वेद का अध्ययन करते हैं तो उसमें बोला गया है कि ईश्वर ही सत्य है, हमारे वेदों में कहा गया है। तो गांधी जी ने कहा कि ईश्वर ही सत्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो सत्य है वही ईश्वर है। इन्होंने क्या किया, जस्ट इस वाक्य को उल्टा कर दिया। ईश्वर परम सत्य है, नो डाउट, लेकिन जो सत्य है उसको रखने, उसको समझने, उसको परखने, उसका अनुप्रयोग करने में हमें किसी प्रकार का गुरेज नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हम पहले सत्य की राह पे चलेंगे, सत्यता के साथ खड़े होंगे, सत्यता के साथ लड़ेंगे और सत्य को हथियार बनाएंगे तो ईश्वर भी हमारे साथ होगा। इसलिए सत्य पहले है, सत्य जहाँ होगा वहीं ईश्वर होगा। इन्होंने कह दिया कि ईश्वर सत्य तो है ही, यजुर्वेद में कहा गया है, लेकिन हमारे अनुसार सत्य ही ईश्वर है। तो पूछेगा कि ईश्वर ही सत्य है कहाँ से लिया गया है, यजुर्वेद से, और सत्य ही ईश्वर है किसने कहा, तो गांधी ने कहा। तो इनकी जो सत्य पर विचारधारा थी, ये धारा थी। अहिंसा की बात करते हैं तो अहिंसा में हिंसा नहीं करना चाहिए। इनका मानना था अहिंसा का मतलब होता है हिंसा ना किया जाए, और अहिंसा का मतलब होता है बेसिकली कि हिंसा ना हो। और दूसरा होता है मनसा वाचा कर्मणा ही अहिंसा है। बेसिक जो सिद्धांत चलता है कि हिंसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि ठीक है हिंसा ना करें, लेकिन वो हिंसा किस प्रकार से ना करें।
तो उन्होंने कहा मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन से, बोलने से और अपने कर्म से हम तीनों प्रकार से हिंसक ना बने। तो आपने समझ लिया इनके सत्य का मतलब क्या था, अहिंसा का मतलब क्या था। फिर हम समझेंगे इस सत्याग्रह जो शब्द है, इस सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है। एक मिनट, ये जो यहाँ आप सत्याग्रह शब्द देख रहे हैं, इस सत्याग्रह शब्द का अर्थ क्या है। तो सत्याग्रह शब्द का जो अर्थ है हम देखेंगे, सत्य के लिए आग्रह। सत्याग्रह शब्द का अर्थ होता है सत्य के लिए आग्रह। और इसका अर्थ गांधी जी अपनी पुस्तक में बताते हैं। तो गांधी जी अपनी पुस्तक में जो बताते हैं, यह बताते हैं हिंद स्वराज। गांधी जी अपने किस पुस्तक में सत्याग्रह का अर्थ बताते हैं, तो हिंद स्वराज में गांधी जी सत्याग्रह का अर्थ बताते हैं। और इसकी भाषा कैसी है, अब यहाँ जो पुस्तक है हिंद स्वराज, पूछ लेगा एक क्वेश्चन तो यही आपको मिल गया कि हिंद स्वराज किसकी पुस्तक है, तो यह गांधी जी की है। और इसी हिंद स्वराज में गांधी जी आप देखेंगे इस जो सत्याग्रह है, इस सत्याग्रह को ये परिभाषित करेंगे, इसकी परिभाषा इसमें देते हैं। अच्छा, पूछेगा कि हिंद स्वराज जो इनकी पुस्तक है वह किस भाषा में, तो वह गुजराती भाषा में है। और थोड़ा पतला कर लेते हैं, एक गुजराती भाषा में है, ठीक है। तो यहाँ से आपको 3 बातें निकल के आई। सत्याग्रह का मतलब क्या होता है, इनके सत्य और अहिंसा का क्या मतलब था। दूसरी बात जो निकल के आई कि इनकी पुस्तक जो है एक पुस्तक है हिंद स्वराज, तो इस हिंद स्वराज से ही सत्याग्रह का अर्थ बताया गया, इन्होंने इसमें डिफाइन किया इसे। उसके बाद आप देखेंगे यह जो बुक है यह गुजराती भाषा में है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। आगे चलते हैं, सत्य के लिए संघर्ष करना। यहाँ देखिए, सत्य के लिए संघर्ष करना और यह संघर्ष अहिंसक होगा। इन्होंने कहा कि हम सत्य के लिए संघर्ष करेंगे और यह जो संघर्ष होगा वह अहिंसक होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, शेष एक पेज में यहाँ से हमारा कुछ मैटर था तो हमने एक मिनट इसे हटा दिया। अब हम बात करेंगे कि इनका तो बेसिक चीज़ें हमने समझ ली। अब हम बात करेंगे कि ये गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में पहले जाते हैं। भारत में तो इनके जो क्रियाकलाप होते हैं सबसे लास्ट में होते हैं, बाद में होते हैं। पहले ये क्या है, दक्षिण अफ्रीका में जाते हैं। कैसे जाते हैं, वहाँ पर किस प्रकार अपना योगदान देते हैं, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका में प्रवास। तो गांधी दक्षिण अफ्रीका में, यहाँ देखेंगे गांधी दक्षिण अफ्रीका गए। कब गए, आपसे पूछेगा कब गए, तो आपसे जब ये पूछेगा कब गए तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 1893 गए। तो जब ये 1893 गांधी जाते हैं भारत से, तो उस समय भारत में 3 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहली जो घटना थी आपको देखने को मिलेगा, जो पहली घटना थी कि गांधी जी है दक्षिण अफ्रीका जाते हैं। दूसरी जो बड़ी घटना थी, इसी समय देखेंगे विवेकानंद शिकागो जाते हैं धर्म सम्मेलन में। विश्व धर्म सम्मेलन बुलाया, याद है ना आपको, मैंने आपको वीडियो में पिछले बताया है। तो विवेकानंद जब उस समय 1893 में विश्व धर्म सम्मेलन था, तो ये इसी समय जब गांधी दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो विवेकानंद इसी समय शिकागो जाते हैं। यही 1893 के समय है। फिर देखेंगे इसी समय एनी बेसेंट जो है भारत आती हैं, जिनका हम योगदान पिछले वीडियो में दूसरे चरण में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान देख चुके हैं। और एक जो है भारत की पहली महिला थी जिनको कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। इस बारे में हमने बात कर लिया, इनके बारे में भी जो है बहुत ही अच्छे तरीके से। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको हर एक चीज़ जो है बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगी, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ 3 घटनाएं होती हैं। दक्षिण अफ्रीका जाते हैं, इधर शिकागो में जाते हैं धर्म सम्मेलन में, विवेकानंद और एनी बेसेंट भारत आती हैं। तो ये क्यों जाते हैं, तो क्यों जाते हैं, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए। गांधी जी क्या है कि वहाँ से बैरिस्टर की पढ़ाई करके आते हैं। जब ऐसे ही भारत में आते हैं तो इनको ऑफ़र मिल जाता है, दादा अब्दुल्ला जो एक व्यापारी थे, इनका कुछ मैटर था। तो इनके मैटर को सॉल्व करने के लिए गांधी जी को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे साथ आप दक्षिण अफ्रीका चलिए। तो कितने समय के लिए बोला गया था कि बोले कि 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर आप चलिए, 1 साल के लिए हमारी तरफ से हमारे मुकदमा को लड़िए आप, ठीक है। तो ये कहाँ जाते हैं, तो नटाल प्रांत में,
गांधी जी जो है नटाल प्रांत में जाते हैं। ठीक है, नटाल प्रांत में जाते हैं। शहर कौन था? डरबन शहर। तो जैसे बेसिकली आज उत्तर प्रदेश हमारा एक प्रदेश है, उसमें एक शहर है प्रयागराज, तो ऐसे नटाल जो है वहाँ का एक प्रांत है, उसका एक शहर है डरबन। तो इनको जाना कहाँ था? डरबन जाना था। किस प्रांत का हिस्सा है डरबन? तो वह नटाल प्रांत का है। तो ये अप्रैल देखेंगे, अप्रैल 1893 ईस्वी में पहुँचती हैं दक्षिण अफ्रीका डरबन शहर में। जब ये दक्षिण अफ्रीका जाते हैं तो इनके गांधी जी के साथ गांधी जी के साथ कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। वह दुर्घटनाएं इतनी इम्पॉर्टेंट हैं कि आप देखेंगे कि गांधी जी इससे बहुत प्रभावित होते हैं, अभी बहुत ज़्यादा इनको कष्ट पहुंचता है। तो गांधी जी अभी नए नए थे, वकालत करके आए थे, इनको अभी तक ये नहीं पता चल रहा था कि अंग्रेज, क्योंकि वहाँ जब वकालत करने गए थे लंदन के सड़कों पे टहलते थे तो वहाँ सब कुछ सही दिखता था, लेकिन जब अपने देश में आए, जब इनके साथ कुछ गड़बड़ होने लगा तब इनको समझ में आया, ओ माय गॉड, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरह वो सोचने लगे। तो फिर आप देखेंगे गांधी जी के साथ दुर्घटना हुई 7 जून 1893 को। ये देखिए अप्रैल में आते हैं 1893, मई जून में आपको मतलब 1 महीने बाद देख लीजिएगा, 1 डेढ़ महीने बाद इनके साथ यह घटना हो जाती है। यह घटना कहाँ होती है? तो मेरिजबर्ग में, जो कि एक स्टेशन है। आप देखेंगे दक्षिण अफ्रीका में एक स्टेशन है मेरिजबर्ग। ठीक है, इनके साथ एक घटना हो जाती है मेरिजबर्ग में। तो फिर क्या होता है कि डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं। तो डरबन से जब ये प्रिटोरिया जाते हैं तो 1 मिनट मैं और ऊपर कर देता हूँ इसे। ये डरबन से प्रिटोरिया जाते हैं। ठीक है, तो 7 जून 1893 में मेरिजबर्ग स्टेशन पर इनके साथ एक दुर्घटना होती है। वह घटना क्या थी? ये डरबन शहर से प्रिटोरिया शहर जाते हैं। जब प्रिटोरिया जाते हैं तो इनको ट्रेन से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया जाता है। यही इनके जीवन में सबसे टर्निंग पॉइंट होता है कि इनको धक्का मार के, यहाँ मैंने इमेज लगाया है, 1 मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। सॉरी, यहाँ मैंने देखिए इमेज लगाया है। तो यहाँ देखिए 1893 गांधी जी को साउथ अफ्रीका के पीटरमेरिट्जबर्ग स्टेशन पर फेंक दिया जाता है। फेंक बेसिकली क्या है, इनको धक्का मार के बाहर निकाल। अच्छा, मार के बाहर क्यों निकाला जाता है? क्योंकि ये आश्रित थे और यहाँ इसमें अंग्रेज लोग देखो ट्रेवल कर रहे थे, तो अभी फर्स्ट क्लास में बैठे थे। तो ऐसा क्या हुआ कि अंग्रेजों ने कहा कि भाई तुम हमारे बीच बैठने लायक नहीं हो, तुम उतर जाओ। तो इन्होंने कहा नहीं, मेरे पास टिकट है इस कोच का, तो मैं इसमें बैठ के जाऊँगा ही जाऊँगा। तो इन्होंने जब काफ़ी बहस हुई तो फिर क्या हुआ कि इन्होंने धक्का मार के इनको बाहर कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखेंगे जब धक्का मार के इनको बाहर कर दिया जाता है तो गांधी जी को बहुत सारी बातें इनको समझ में आती है कि ये तो बहुत अत्याचार हो रहा है। वहाँ जो है इंग्लैंड में, ब्रिटेन में बैठ के लोग समानता की बात करते हैं, अच्छे से लोग अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और हमारे भारत में हम वही ब्रिटेन के लोग इतना सता रहे हैं हमारे भारतीय लोगों को, हमारे अफ्रीका लोगों को। तो इन्होंने कहा कि जब हम पर इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, और जो कि मैं वकील हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा शख्सियत हूँ, तो फिर बेसिकली सबके साथ ऐसा होता होगा। जब मेरे साथ इतना दुर्व्यवहार हो रहा तो इसका मतलब सबके साथ होता होगा। फिर देखेंगे कि एक कुछ बोलते नहीं हैं, इनका जो दिमाग है अंदर अंदर से सोचने लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो गड़बड़ है। तो ये देखेंगे उस समय नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना, ये देख लेंगे बाद में करते हैं, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना। अब आगे बढ़ते हैं, नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना की बात करते हैं। तो 1894 ईस्वी में नटाल भारतीय कांग्रेस की स्थापना करते हैं। अच्छा, इस नटाल भारतीय कांग्रेस का जो मुख्य उपदेश क्या था, किस लिए किया गया था? तो बोअर का युद्ध सुने होंगे, बोअर युद्ध। बोअर युद्ध मतलब हो गया दक्षिण अफ्रीका के डचों को, जो डच को जानते हो ना, तो ये जो डच लोग थे इन्हीं को बोअर कहा जाता था। तो इनको बोअर कहा जाता था, तो इसलिए इस युद्ध का नाम पड़ा बोअर का युद्ध। और यह युद्ध जो है डचों और अंग्रेज़ों के बीच हुआ। तो यह युद्ध कब होता है? 1899 से 1901 के बीच होता है। तो ये क्या होता है कि एम्बुलेंस टुकड़ी का गठन गांधी जी करते हैं।
नटाल भारतीय कांग्रेस 1894 में स्थापित हो रहा है। उसके बाद एक घटना घटित होती है, बोअर का युद्ध, जो 1899 से 1901 के बीच चलती है। और इसी समय देखेंगे कि एम्बुलेंस टुकड़ी का गठन करेंगे कौन, गांधी जी। और यह क्या करेंगे, जो युद्ध में मारे जाएंगे उनको ये बचाने का प्रयास करेंगे, या जो घायल होंगे उनको सेवा देने का प्रयास करेंगे। फिर आप देखेंगे जब बोअर का युद्ध होता है तो दूसरी घटना 1901 में ही गांधी जी एक बार भारत वापस आते हैं। तो आप ये मत सोचिएगा गांधी जी केवल 1915 में 9 जनवरी को भारत वापस आते हैं। गांधी जी एक बार भारत आते हैं बीच में, तो वह समय था 1901। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1901 में मतलब गांधी जी भारत पहली बार कब आए, तो 1915 भी दिया रहेगा 1901, तो आपके दिमाग में आएगा अरे यार 1915 में आए थे, तो गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। तो 1901 में गांधी जी भारत वापस आए थे, और इन्होंने आकर वापस जो है मुलाकात की गोपाल कृष्ण गोखले से। तो गांधी जी वहाँ से जब वापस आए तो गोपाल कृष्ण गोखले से मुलाकात करते हैं। तो मुलाकात में इन्होंने गांधी जी को एक सलाह दी। तो इन्होंने पूछा कि जब इन्होंने सारी व्यथा बताई कि वहाँ पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, तो इन्होंने कहा कि यहाँ पर कौन एहसान कर रहे हैं अंग्रेज, यहाँ पर भी तो अत्याचार हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि क्या किया जाए, हम इसको कैसे, हम बर्दाश्त नहीं करने योग्य हैं। तब गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले सरल स्वभाव के थे, तो इन्होंने कहा कि इन्होंने एक बातें कही कि आप ऐसा है ना कि आप अभी भारत को समझ नहीं पाए हो, और आप ज़्यादा कूदोगे ना तो फिर आप अंग्रेज़ों के द्वारा कहीं ना कहीं सताए जाओगे। तो ऐसा करो, अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप भारत का विजिट करो, आप भारत को देखो समझो, बोलना नहीं है, बस देखो और समझो। तो इन्होंने एक अच्छी सलाह दी और कहा गोपाल कृष्ण गोखले ने, आप भारत का भ्रमण करो, इस दौरान अपनी आँखें और कान खुले रखना, लेकिन अपना मुंह बंद रखना। तो ये काफ़ी अच्छा स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था। तो गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी को ये सलाह दी थी। तो आपसे पूछ लेगा किसने कहा था कि अपने आँखें और कान खुले रखना, अपना मुंह बंद रखना। तो यह जो है स्टेटमेंट गांधी जी को समझाते हुए इनकी एक राय थी गोपाल कृष्ण गोखले की। यहाँ देखिए गांधी जी की तस्वीरें हमने लगाई हैं, ये बचपन का है, फिर थोड़ा युवा हुए, फिर जवान हुए, फिर ये बुढ़ापे का है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं 1901 में। 1901 में कांग्रेस का देखेंगे कलकत्ता अधिवेशन होता है। तो कलकत्ता अधिवेशन में जो है दिनसा इदुजली वाचा जो है इसके अध्यक्ष चुने जाते हैं। इसी में गांधी जी सर्वप्रथम भाग लेते हैं। आपसे पूछेगा किस अधिवेशन में गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लेते हैं, तो कलकत्ता अधिवेशन में भाग लेते हैं। कब भाग लेते हैं, तो 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में सर्वप्रथम गांधी जी भाग लेते हैं, क्योंकि 1901 में ये आए थे तो 1901 में ही भाग लेंगे। फिर देखेंगे 1903 में तो पुनः दक्षिण अफ्रीका वापस चले गए, क्योंकि जब आप देखेंगे जो नटाल कांग्रेस की स्थापना किए थे और उनसे जो लोग काफ़ी लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो उनके बारे में कहा जाता है, देखिएगा फोन, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको ये आश्वासन दे के आए थे कि हम फिलहाल जा रहे हैं इंडिया, और अगर हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम पुनः वापस दक्षिण अफ्रीका लौट के आएंगे। तो फिर क्या होता है कि इनको बुलाया जाता है कि यहाँ और जुल्म हो रहा है, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा हम क्या करें। तो यहाँ के लोगों ने फिर से इनको बुलाया। तो ये क्या करते हैं, 1903 में दक्षिण अफ्रीका वापस चले जाते हैं। तो 1903 में जब दक्षिण अफ्रीका चले जाएंगे तो वहाँ देखिए ला फर्म को स्थापित करेंगे। 1903 में ही जाके ला फर्म स्थापित करेंगे। तो जब ला फर्म स्थापित करेंगे तो इसकी स्थापना कब हो जाती है, 1903 में ही। कहाँ करते हैं, जोहान्सबर्ग में। इसकी विशेषता क्या थी, जो ला फर्म था यह ट्रस्टीशिप का सिद्धांत लागू किए थे इसमें। अच्छा, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत, इसकी विशेषता जो थी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। लेकिन बेसिकली ये ट्रस्टीशिप था क्या, तो ट्रस्टीशिप का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई वकील है, वकीलों का एक संगठन है और उसमें एक वकील है जो मेन है, या जिनके निर्देशन में वो सारे वकील काम करेंगे। और इनका मानना था कि हम जो पैसा पाएंगे, लोगों की मदद करेंगे, जो भी पैसा पाएंगे। तो गांधी जी का मानना था कि मान लीजिए हमको 100 रुपया प्राप्त हुआ सबके वकालत से, जितने लोग कर रहे हैं,
तो उनमें से मुझे जितना आवश्यकता है मैं उसे ले लूँगा, बाकी शेष पैसा आपको भी। मान लीजिए मुझे 10 रुपये की उस समय आवश्यकता है, मैं 10 ले लूँगा, 90 रुपये आपको दे दूँगा, आप लोग आपस में बांट लीजिएगा। अगर मुझे 100 की ज़रूरत हुई तो मैं 100 ले लूँगा, आपको 1 को नहीं दूँगा। मतलब मैं अपने आवश्यकता अनुसार चीज़ों को इस तरह करूँगा। तो इससे सारे लोग खुश हो गए, कभी लेते थे कभी नहीं लेते थे, तो भाई इससे बढ़िया ऑफ़र क्या हो सकता है। फिर आगे बात करेंगे कि इंडियन ओपिनियन देखेंगे, न्यूज़पेपर था इनका। तो इंडियन ओपिनियन किसकी न्यूज़पेपर थी, तो गांधी जी की। इसकी शुरुआत करेंगे। 4 भाषाओं में यह इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर निकलता था, एक तमिल भाषा में, एक इंग्लिश भाषा में, एक गुजराती, एक हिंदी। तो पूछेगा 4 भाषा, ये 4 भाषाओं में से 3 भाषा दे देगा, एक कोई अदर दे देगा। तो पूछेगा कौन इनमें से किस भाषा में नहीं निकलता था, तो आपको याद करना पड़ेगा ना। तो इस तरह आप याद करिए कि तमिल, इंग्लिश, गुजराती, हिंदी, इन भाषाओं में। अच्छा, याद करने का तरीका, एक गुजरात से तो गुजराती तो रहेगा ही, हिंदी तो रहेगा ही बेसिकली। अब ये तमिल याद रखिएगा, इंग्लिश तो रहेगा ही क्योंकि ये पढ़े लिखे थे। अब यही तमिल जो है आप याद रखिएगा, याद हो जाएगा आपको। इस न्यूज़पेपर की जो शुरुआत की वह गांधी जी ने की, कब की, 1903 में। 1903 में देखेंगे इसका जो है पहला अंक प्रकाशित होता है। तो 4 जून को यह इसका पहला अंक प्रकाशित होता है। किस भाषा में, गुजराती भाषा में। इसका जो पहला अंक है वह गुजराती भाषा में प्रकाशित होता है। पहले संपादक कौन बनते हैं, तो इसके संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे। इसके पहले जो संपादक थे, पूछेगा आपसे, इसके पहले संपादक मनसुख लाल हीरालाल नजर थे। ठीक है, इस तरह आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा, उम्मीद करते हैं शानदार ज़बरदस्त होगा और अच्छा लगा होगा। आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको गंभीरता से देखूंगा, और अच्छा होगा तो एक इमोजी भेजिएगा जो आपको अच्छा लगे मेरे लिए। और जो भी बातें आपके द्वारा रखी जाएंगी उसको मैं देखूंगा, लेकिन आपसे एक गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। और भाई देखो, कोई नाच गाना तो है नहीं, ऐसा होता तो आदमी लाइक करके अच्छा लगता। अब पढ़ने वाला और व्यक्तित्व निखारने वाला चीज़ मैं बता रहा हूँ तो सबको अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगेगा, तो यही आपके व्यक्तित्व को बनाएगा, उभार के सामने लाएगा। इस प्रकार इस वीडियो का एंड यहाँ पर करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।